गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय अरबी पर मैं राजेंद्र प्रसाद यादव आप सभी लोग का इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आप लोग की जो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ है वो जो वर्णनात्मक था यानी जो विश्लेषण सवाल को लगाना था पूरा वो ख़त्म हो चुका है। प्रश्नावली 14 पॉइंट थे, जितना सिलेबस में था उतना हमने पढ़ा दिया है। यहाँ से हम लोग को बहुविकल्पीय देखने हैं क्वेश्चन। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आने वाले हैं इस साल बोर्ड में, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक उसको समझे, उसकी व्याख्या सुने, क्योंकि इस तरह से और भी सवाल अगर पूछा जाए तो उसकी आप आंसर आराम से पकड़ पाए। ठीक है, पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है? पहला नंबर सवाल ये कह रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य क्या होता है। अभाज्य वह होता है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड वह होता है जिसको हम और आगे ना तोड़ पाए। अभाज्य का मतलब ये होता है कि इसको हम और आगे ना तोड़ पाए। तो 156 का, वैसे आप लोग रटिए मत, इसको समझिए कि 156 का गुणनखंड जो है अभाज्य वो क्या होता है। तो 156 का हम यहाँ साइड पर आप लोग को गुणनखंड करके दिखा रहे हैं। 156 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 9 18, और 3 से काटेंगे 3 एक अन्नम 3, 3 तिरिक का 9, और फिर 13 एक अन्नम 13। देखिए दो बार है इसलिए 2 के पावर 2 हो जाएगा, एक बार 3 रहेगा, एक बार 13 रहेगा। मतलब ये संख्याएं जो है ये अभाज्य हो गई, यानी हम 2 को और नहीं तोड़ सकते हैं, 3 को भी नहीं तोड़ सकते हैं और 13 को नहीं तोड़ सकते हैं। तो 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ये कौन सा ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन नंबर किसमें है? बी में। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो उम्मीद है कि आपको पहला नंबर सवाल की व्याख्या समझ में आई, कैसे करना है। हमें ऐसे समझना है, रटते हुए नहीं जाना ABCD, ताकि हम लोग वहां पर मान लो वर्डों को चेंज कर दे तो हम पकड़ पाए कैसे हल करना है ना। अब आइए हम बात करते हैं कि सवाल नंबर दूसरा पर ये क्या कह रहा है। किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। यानी हम लोग यहाँ पर p एक ऐसा वेरिएबल लिया हुआ है कि इसके सारे पूर्णांक के लिए, इस पर सारे के लिए वह कौन सा हम वैल्यू रखें कि वो जाकर क्या बन जाए? विषम बन जाए। ऐसा कौन सा इसमें हो सकता है? A नंबर p, B नंबर p+1, और C नंबर 2p, और D नंबर 2+1। अगर हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, अगर हम इसको सेलेक्ट करें, है ना, पहले समझ लीजिए कैसे समझना है। देखो हमेशा विषम पूर्णांक जो होता है वो विषम पूर्णांक में डिफरेंस कितने की होती है। तो देखिए यहाँ पर विषम पूर्णांक जो है वो हमारा 3 से लेकर 5 और 1 भी शुरू हो जाता है। तो यहाँ से देखिए 1 3 5 कितने की गैपिंग चल रही है? 2 की गैपिंग चल रही है। गैपिंग कितनी चल रही है? 2 की। इसका मतलब ये है, आप दिमाग में ये रखना है कि 2 से उसमें मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्यों? अगर 2 से मल्टीप्लाई हम नहीं कराएंगे और एक विषम संख्या जोड़ना है, क्योंकि एक विषम संख्या ही है, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे डी को हम लोग पकड़े? तो ये हाँ समझिए कि जैसे अगर हमारा मान लो p का मान हमने 1 लगा दिया, क्या लगा दिया? 1। अब आप चेक करिए कि इसमें कि कौन सी संख्या इसमें p बराबर 1 पर जो है वो तो ये संख्या विषम हो रही है। यहाँ पर 1 और 1 हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगी? सम हो जाएगी, विषम नहीं रह जाएगी। 2 एक अन्नम 2, ये भी नहीं रह जाएगी। और ये 2 एक अन्नम 2 एक 3, मतलब ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। किसके लिए? जब हम p बराबर 1 को पुट कर रहे हैं, p बराबर 1 पर। अब अगर यहाँ पर हम p बराबर क्या रखें? 2 रखें। अगर p बराबर यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो 2 ये सम बन गया, 2 एक 3, ये विषम हो गया। ये क्या हो गया? 2 दूनी 4, और ये क्या? 2 दूनी 4, 1 5। मतलब ये जो है 1 पर भी 1 नहीं थी विषम और 2 पर भी विषम आ रही है, लेकिन ये केवल 1 पर विषम हो रही थी और ये 1 पर सम हो रहा था। अब ये 2 पर क्या है? सम हो जा रहा है, ये 2 पर विषम हो जा रहा है। लेकिन डी जो ऐसा ऑप्शन है ए पर भी विषम दे रहा है और 2 पर भी विषम दे रहा है। कैसे? आप ए यहाँ पर रखेंगे p की जगह पर 1, तो 2 एक अन्नम 2 एक 3, ये भी विषम संख्या है। अगर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा? 5, तब भी ये क्या है? विषम है। तो इस तरह से हमें समझना है कि ये संख्या क्या है, जो है 2p+1, ये संख्या हमेशा विषम देगी। ये पूर्णांक जो है हमेशा विषम पूर्णांक मिलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। तो उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर दूसरा की व्याख्या समझ में आई। आप देखिए सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परमेय संख्या होगी। देखिए शांत और अशांत के लिए फार्मूला समझिए। अगर हर में, किसमें? हर में अगर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m ये मिल जाए, या 2 के पावर m केवल 2 के पावर m हो, या 5 के पावर n हो, मतलब इन तीनों में से अगर ये दोनों उपस्थित है तब भी वह परमेय संख्या क्या होगी? शांत होगी। केवल 2 रहेगा
2 के पावर में, तब भी वह संख्या परमेय संख्या क्या होगी, शांत होगी। अगर 5 के पावर में कुछ करके है तो क्या हो जाएगी, शांत रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पर जहां पर इनकी उपस्थिति ना हो या ये उपस्थित होते हुए भी कोई आ जाए, जैसे 3 आ जाए, है ना, 7 आ जाए, 11 आ जाए, अगर ये अभाज्य गुणनखंड इनके साथ है तो वह किस में जाएगा, अशांत में जाएगा। अब आपको चेक करना है इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जिनके हर में, तो अब हमें यहाँ पर चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर 164 का हम देखो अगर निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, 164 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर क्या है 615 है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हमारा है 462। अगर हम यहाँ पर चेक करें कि ये किसके रूप में आ रहा है, तो हमें लग रहा है शायद 625 है, ये केवल 5 पर जा रहा है, 5 के पावर यहाँ पर है ना। अगर हम इसको चेक करें, किसको, इस 164 को, अगर 164 को चेक किया जाए तो यहाँ पर देखो 2 से काटोगे 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 आ जाएगा 82, फिर 2 से काटेंगे जैसे तो हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 एक अन्नम 2 यानी 41 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो 3 गुणे 5 आ रहा है, 2 गायब है, मतलब 3 इसके साथ में आ जा रहा है। 625 है, ये केवल 5 के पावर बनना है, 5 पचे 25 और 5 पचे 25, पंचे 125, 125 पंचे कितना हो जाएगा 625। लेकिन यहाँ पर देखिए फिर इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एक अन्नम 2, फिर आभा संख्या हो जा रही। तो जो सी नंबर ऑप्शन है इसमें केवल 2 के पावर m या गुणे 5 के पावर n, तो यहाँ पर हमें क्या प्रूव कर रहा है, ये 5 के पावर n, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल नंबर तीसरा के लिए ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कैसे हम पकड़ रहे हैं, इनका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा अगर आपको सही आंसर निकालना है, या कि तो आपको दिमाग में ये हो कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो ये केवल 5 ही से कटेगा, लास्ट में 5 और कोई संख्या से नहीं कटेगा, तो इसमें केवल 5 की उपस्थिति होगी, बाकी कोई और अभाज्य संख्या पूर्णांक का उपस्थिति नहीं होगी। तो ये इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या है, सी सही हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया, तीसरा नंबर की सी हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर चौथा क्या कह रहा है, कह रहा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जबकि ए बी सी ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, जबकि ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो दो चरों में एक्स और वाई रैखिक समीकरण कहा जाता है यदि। देखिए आप लोग को जो हम रैखिक समीकरण शुरुआत में पढ़ाए थे तो उसमें आपको हम ये समझाए थे कि क्या होता था, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है ना। तो वहां पर हम आपको ये समझाए थे कि अगर इनका हम वर्ग करें, क्या करें, अगर ए बी सी इनका अगर हम वर्ग करेंगे तो ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो गए तो वह दो चर में नहीं कहलाएगी। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी नहीं हो सकता, यही हमने समझा था ना कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के, यानी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस शुरुआत में आपको हम समझाए थे। तो यहाँ देखिए a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर नहीं हो सकता, नहीं मैच कर रहा है। आगे यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0, ये भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर इनका जो वर्ग है वो 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएंगे, अगर यहाँ पर ये दोनों 0 हो गए इनका योग, तो ये दो चर में नहीं कहलाएगा क्योंकि इनकी वैल्यू ही नहीं सेटिस्फाइड कर पाएगी, है ना। तो इसलिए हमें दिमाग में ही रखना है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 नॉट इक्वल टू 0। कभी भी हमें दो चर को पहचानने हो कि दो चर में है, अगर इनका ये जो गुणांक है ए बी सी इनका जो वर्ग होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वर्गों का योग 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर चौथा समझ में आया, क्या सही है, डी सही है। बात करते हैं सवाल नंबर 5वें की। लिखा है के किस मान के लिए समीकरण जो है 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई बराबर माइनस 16 संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। तो ए नंबर 1/2, बी नंबर माइनस 1/2, सी नंबर 2 और डी नंबर माइनस 2। अब देखो इसके लिए हम आपको फार्मूला पढ़ाए थे, वो फार्मूला क्या है देख लीजिए यहाँ पर, कि वो फार्मूला आपको हम बताए थे कि संपाती होने के लिए फार्मूला आप लोग जाइए चैप्टर नंबर 3 में देखिए, संपाती होने के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। उसमें दिया हुआ क्या, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यही तो होता था। अगर ये दोनों क्या है, तीनों आपस में इक्वल है तो वह संख्या क्या कहलाती थी, संपाती कहलाती थी। अब यहाँ पर उठाकर मान लगा दीजिए, देखिए ये किसका है मान, a1 का मान है, a1 का मान यहाँ पर क्या है 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे देखिए a2 का मान कितना है तो 6 है,
कितना है 6 है बराबर। देखिए यहाँ पर देखिए कि जो b1 है, b1 का मान -1 है यहाँ पर, तो लगा देंगे -1। और यहाँ पर क्या है b2 का मान जो है वो माइनस का क्या है k है। हमें यहीं पर k निकाल लेना। अब इसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो क्या करेंगे, देखिए माइनस से माइनस कट गया, 3 एक 3 और 3 दूनी 6, यानी क्या बन जाएगा, बन जाएगा 1/2 बराबर 1/k। क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे तो k बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, k बराबर 2, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर ये 5वें का जो है सी समझ में आ गया है। चलिए आगे देखते हैं इसका अगला सवाल क्या है। आइए देखिए ये सवाल नंबर जो 6 है बहुविकल्पीय चल रहा है। सवाल नंबर 6 में कह रहा है कि समीकरण, ये समीकरण है 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 3x और प्लस का 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। तो आपको फार्मूला पढ़ाया गया होगा, हम पढ़ाए हैं, जाकर देख लीजिए चौथा चैप्टर में द्विघात समीकरण में, कि मूलों का योगफल जो होता है, मूलों का योगफल का जो फार्मूला होता है, मूलों का योगफल या योग का फार्मूला होता है, ये होता है क्या, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक होता है, और क्या होता है, और यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है मूलों का योग का फार्मूला। और एक होता है मूलों का गुणनफल, उसको भी साथ में देख लो। तो मूलों का जो गुणनफल का फार्मूला है, गुणनफल का, तो मूलों के गुणनफल का फार्मूला होता है, ऊपर होता है अचर पद, क्या होता है, अचर पद, और बटे में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये दोनों फार्मूला आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। फार्मूला आपको विशेष करके ध्यान में रखना है। अब आप समझ सकते हैं कि मूलों का योगफल का जो आंसर है वो क्या होगा। देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, एक्स का गुणांक क्या है, -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बटे में एक्स स्क्वायर का क्या है, तो एक्स स्क्वायर का क्या है यहाँ पर 5, तो इसलिए हमारा क्या होगा 3/5। ऑप्शन नंबर ए 3/5, बी -3/5, सी 2/5 और डी -2/5। तो प्लस का हमारा आएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है वहां भी माइनस है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या करेक्ट होगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, है ना। इस सवाल नंबर जो 6 है, इसका सवाल जो ऑप्शन नंबर है वो ए सही है। तो उम्मीद है कि आपको इस पहला सवाल आपकी विश्लेषण समझ में आया है। अब इसका व्याख्या आपको भली भांति समझ में आ गया कि ये फार्मूला से अगर गुणनफल भी पूछेगा, अगर इस सवाल में मूलों का गुणनफल भी पूछ ले तो आप कंफ्यूज न हो, तुरंत फटाक दे लगा दें, अचर पद क्या है 2 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो 2 हो जाएगा 5, अगर मूलों का गुणनफल पूछ लिया तो उस कंडीशन में। आइए देखिए सवाल नंबर 7 की हम चर्चा करें। तो लिखा यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करिए। देखिए मूल समान होने के लिए आपको हम फार्मूला बताए थे, विविधकर का फार्मूला 3 फार्मूला था कि कब हमारा मूल काल्पनिक होता है, कब मूल समान होता है ना, बराबर होता है, कब यह वास्तविक होता है। तो बराबर के लिए होता है बी स्क्वायर -4ac, और बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है अगर 0 की इसकी वैल्यू आ गई तो ये क्या हो जाता है, मूल समान है। यहाँ पर क्या हो जाता है, मूल समान हो जाता है ना, तो बस सीधा मान लगा देना है। बी स्क्वायर के जगह पर हमारा क्या है, यहाँ देख लीजिए, देखिए बी स्क्वायर का कौन सा गुणांक है, ये तो बी है, बी स्क्वायर का, तो हो जाएगा -6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का हम 36, माइनस क्या लिखा है 4ac, 4 और a की जगह पर 3 लिखा हुआ है, तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12k, क्या हो जाएगा 12k, और बराबर होगा 0, तो हो जाएगा 12k और बराबर क्या हो गया 36, 12 का नंबर 12, 12 × 36, यानी ऑप्शन नंबर कौन, ए। तो 6 का भी ए सही है और 7वां का भी ए सही है, यानी जो सवाल नंबर 7वां है इसका भी क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है ना। तो उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर 7वां समझ में आया है। 8वां की अगर हम बात करें, लिखा यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, क्या लिखा है 2:3 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो वो जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, 2 त्रिभुज अगर समरूप होते हैं, है ना, इसके लिए हम आपको फार्मूला बताए थे, याद होगा आप लोग को, नहीं याद है तो देखिए यहाँ पर जैसे पी क्यू और आर है कि अगर त्रिभुज, जैसे मान लो त्रिभुज ए बी सी है ना, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है, ए बी सी का जो क्षेत्रफल, यहाँ देख लीजिए, जो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है, त्रिभुज ए बी
ABC का क्षेत्रफल और बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, इसके लिए जो फार्मूला होता था वो क्या होता था, जैसे एक भुजा के AB अपान में क्या होता था PQ, इसका क्या बन जाएगा PQ, इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। मतलब सारे भुजा में इसे तीनों में होता है बराबर करके, हमें एक ही भुजा तो लेकर चलना है। देखिए AB का मान अगर यहाँ पर 2 है और इसका मान क्या है 3 है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2/3 का वर्ग कराएंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और 3 तिरिक का 9, यानी 4:9। कौन सा है ऑप्शन नंबर 4:9, ऑप्शन नंबर सी। तो इसकी व्याख्या आपको समझ में आए। सवाल नंबर 8 का कौन सा सही है, सी नंबर। तो उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर 8 समझ में आया है। अब अगला सवाल हम बात करें कि लिखा है ये सही अंतर चुनकर, यानी सही आंसर जो है यानी उत्तर हमें चुनना है और चुन करके उसका औचित्य भी दीजिए कि त्रिभुज ABC में AB बराबर जो है AB बराबर 6√3 है और AC बराबर 12 सेमी है और BC बराबर 6 सेमी है, तो कोण हमें B है इसमें से A नंबर 120 डिग्री, B नंबर 60 डिग्री, C नंबर 90 डिग्री, D नंबर 45 डिग्री। तो इसको करने के लिए आपके पास क्या तरीका लगा सकते हैं, तो आप ऐसे सोचिए कि अगर इसमें तीनों भुजाएं दिए हैं और तीनों भुजा के त्रिभुज से अगर कोण पूछ रहा है तो डेफिनेटली क्या है, पहले आप चेक करिए कि क्या इसमें पाइथागोरस त्रिक लागू हो रहा है। अगर पाइथागोरस अगर इसमें आपका लागू हो रहा है तो वो क्या होगा, बी नंबर पर आपको सीधे क्या मिल जाएगा 90 डिग्री। तो हम कल्पना करते हैं कि जैसे ये मान लेते हैं क्या है कि ABC है। अब इसमें हम बात करते हैं कि AB जो है सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन है, तो AC है ना। AC कितना है 12 सेमी, तो इसको आप बना दीजिए 12 लिख दीजिए, है ना, क्या लिख दीजिए 12 लिख दीजिए। और देखिए BC कितना है, BC यहाँ पर 6 है और AB कितना है, तो AB है 6√3। पाइथागोरस प्रमेय होता है तो कड़ स्क्वायर होता है, कड़ स्क्वायर यानी K स्क्वायर बराबर A स्क्वायर और प्लस क्या होता है L स्क्वायर। K स्क्वायर मतलब 12 ही हम 144 बराबर A स्क्वायर मतलब ये आधार है तो 6 का हम हो गया 36 प्लस ये इसका वर्ग करेंगे L का, तो 6 का हम 36 के 3 से और गुणा करा दीजिए। तो 36 को अगर हम 3 से गुणा कराएंगे तो 6 तिरिक हो जाएगा 18 और 3 तिरिक का 9 1 10 108 जोड़ दीजिए इसको तो हो जाएगा कितना 144। तो 144 बराबर 144 यानी यहाँ पर कौन सा डिग्री कोण बनना है 90 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। सवाल नंबर 10 की अगर हम बात करें, सवाल नंबर 10 की बात करें, इसमें कह रहा है कि बिंदुओं क्या दिया है 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। अब दूरी हमें बताना है, A नंबर 5, B नंबर 7, C नंबर 13 और D नंबर 17। इसके लिए आपको कहाँ से फार्मूला ढूंढना है, तो इसके लिए आपको फार्मूला दूरी का जो है निर्देशांक चैप्टर नंबर जो हमारा है 7 उससे जो फार्मूला बनाया गया था वो ये है, वो ये फार्मूला होता था क्या, दूरी की फार्मूला जो होती थी, दूरी के फार्मूला वो हमारा होता था रूट में क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। यहाँ देखिए इसको अगर हम मान ले क्या, देखिए अगर यहाँ पर मान ले ये x1 है ये y1 है, ये क्या है x2 है, ये क्या है y2 है, तो केवल x2 और y2 है, बाकी जो है x1 और x2 दो ही केवल अंक में है, बाकी 0 है, तो y को लगाने की जरूरत भी नहीं है। इसको दोनों को लगा दो, यहाँ पर x2 की मान है -12 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का कितना 5 हो जाएगा। इन दोनों का जोड़ो और वर्ग करा दो तो कितना हो जाएगा 12 और 5 कितना हो गया, 12 और 5 हो गया 17, कितना हो गया 17 और 17 का वर्ग क्या होता है 17 का वर्ग यानी स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 17। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सही है यहाँ पर डी। सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी आपको समझ में आया। ऐसे विश्लेषण करके आप लोग को समझना है सवाल को। अब अगला सवाल की अगर हम बात करें कि सवाल नंबर जो है 11, इसमें कह रहे हैं के का मान निम्नलिखित में से यदि बिंदु ए बराबर 2,3, बी बराबर जो है वो है 4,k और सी बराबर है 6,-3 संरेखीय है, तो हमें के का मान बताना है कि क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा या -1 होगा। इसको समझने के लिए हमें ऊपर का रफ करना पड़ेगा। देखिए इसको ऊपर हम रफ कर रहे हैं। तो इस सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो उम्मीद है कि आपको इस सवाल नंबर 11 समझ में आया है। 11 का कौन सा सही है, सी सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें बहुविकल्पीय में, तो लिखा है क्या 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो इसमें से हो सकता है क्या थीटा की वैल्यू, तो थीटा बराबर है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, लिखा है इसे 2 cos
थ्री थीटा बराबर 1 है, यहाँ इंटू में है तो कहाँ जाएगा, बटे में। ये बनेगा क्या, कास थ्री थीटा बराबर 1/2, यानी कास किस के मान में होता है 1/2, तो ये होता है कास 60 में। किस में होता है, कास 60 में। तो कास थ्री थीटा बराबर हो जाएगा कास 60 डिग्री। देखिए कास से कास कट गया है ना, और ये लिखा है, देखिए 3 से 60 को काटोगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट है, सी नंबर है ना। तो उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर 12 समझ में आया है। देखिए सवाल नंबर 13 में क्या कह रहा है। सवाल नंबर 13 में ये कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपान में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्या लिखा है, 2 tan 30 डिग्री अपान में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है ए नंबर साइन 60 डिग्री, बी कास 60 डिग्री, और सी tan 60 डिग्री, और डी साइन 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर इसमें हमें करना क्या है, तो देखिए हम पहले लगाएंगे क्या, 2 गुणा √3 होता है अपान में 1 प्लस, यहाँ पर क्या लिखा है tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब क्या, 1/√3 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। ये बन गया 2/√3 बन जाएगा। देखिए इसका वर्क कराओगे तो क्या बन जाएगा, नीचे बनेगा हमारा अपान में, देखिए 2/√3 और अपान में बन जाएगा 1 + 1/3। तो 2 × 2 और 1 कितना बन गया, देखो 3 × 3 और 1 4, 3 × 3 और 1 4। ये बन गया क्या हमारा 2/√3 और बटे में बन जाएगा 4/3, है ना। पलट दीजिए इसको तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा हमारा 2 × 3 और बटे में बन गया √3 × 4। काट दीजिए अब, 2 × 2, 2 दूनी 4, √3 से इसको काटेंगे तो √3 × √3 ऊपर बचेगा √3, यानी √3/2। अब आप ये चेक करिए कि इसमें कौन सा मान है जो √3/2 आ रहा है। तो साइन 60 में आ रहा है, किस में आ रहा है, साइन 60 में, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए इसे लिखा है tan 0 डिग्री 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, डॉट डॉट कहाँ तक है, 89 तक है, इसका मान होगा। देखिए इस तरह से जब आपको सवाल मिलेंगे कि इंटू में चल रहे हो, इंटू में अगर हैं 1 से लेकर चाहे यहाँ तक जाएगा, चाहे 89 तक जाए, जहां तक जाए, उसको आपको आंखें मूंद कर सवाल नंबर आपको जहां ए मिलेगा जिस ऑप्शन में, उसी पर सही का निशान मार देना है। ये कैसे, तो ये कैसे होगा, तो देखिए ध्यान दीजिए, जब हम इसको tan को तोड़ेंगे तो tan को कैसे तोड़ेंगे, ऐसे तो तोड़ेंगे, tan 90 माइनस 89 डिग्री घटाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, 1 डिग्री आ जाएगा। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, काट होता है, काट को नीचे भेजेंगे तो tan हो जाएगा, बस अब कैंसिल होते चला जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है, डी यहाँ पर करेक्ट मार देना है। आप लोग को समझ में आया कैसे करना है, मतलब ये सबको हम तोड़ते जाएंगे डॉट डॉट 89 तक, जितना भी आएगा सब एक दूसरे के इंटू में है, तो इसे साइन को आपने तोड़ा, यहाँ tan को तोड़ा, ये जाएगा काट में, पहले 80 में चला जाएगा माने, और यहाँ पर क्या मिलेगा, tan 89 दिया है, अब इसे काट को नीचे भेजोगे तो tan हो जाएगा, और यहाँ से 89 से 89 कट जाएगा। अब इसके बीच में जितने अंक हैं सारे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कटते चले जाएंगे, और कट कर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है। देखिए यहाँ लिखा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई जो है वो 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ देखिए एक मीनार है, एक मीनार की बता रहा है ऊंचाई जो है वो 20 मीटर है, कितना है, 20 मीटर है। जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई जो बता रहा है वो 20 मीटर बता रहा है, छाया बता रहा है इसका 20√3, क्या बता रहा है, 20√3 बता रहा है। ये हमारा 20 मीटर है, ये हमारा टोटल क्या है, एपी है मीनार। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम रखेंगे इसको tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी ए बी अपान बी सी, यानी 20 बटे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 20√3, 20√3, 20 से 20 कट गया, 1/√3। अब बताइए tan में 1/√3 किस में होता है, तो 30 में होता है। आंखें मूंद तो बी नंबर पर लगा दीजिए। समझ पा रहे हैं आप लोग। किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक ऐसा युग्म खींचने के लिए कि उनके बीच 60 डिग्री हो, उन दो त्रिज्याओं के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचनी चाहिए जिनके बीच का कोण हो, कितना होना चाहिए, 135, 90 डिग्री, और यहाँ पर क्या है, सी नंबर 60 डिग्री और डी नंबर 120 डिग्री। तो आपको पता ही है, अगर यहाँ पर जो सिरा पर अगर 30 बनना है तो अंदर केंद्र पर कितना बनेगा, बढ़ा के ध्यान रखना, इसका 2 गुना बनेगा। या फिर ऐसे समझ जाइए कि दोनों का कोण, जैसे कोई त्रिभुज है उसमें 2 कोण का जो योग होगा वो हमारा 180 होता है, तो 180 से 60 घटा दीजिए, कितना बन जाएगा,
20 डिग्री। आकृति कैसे बनेगी? आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी 120 पर। ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी 120 डिग्री। कैसे बनेगा? देखिए ये इस तरह से बनता है। यहाँ देखिए आप लोग में रचना में है, आप लोग रचना किए हैं इसका। यहाँ पर बनाना था 60 डिग्री, इसको हम लोग रचना करने के लिए यहाँ पर क्या किए थे, टोटल 180 में से हम लोग यहाँ पर 60 डिग्री काट कर यहाँ पर 120 बनाए थे, है ना। तो यही है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर कोण, जैसे हम यहाँ पर बता रहा है 60 डिग्री पर झुकानी है, ये तो बता रहा है किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक ऐसा युग्म खींचने के लिए कि उनके बीच का कोण कितना होना चाहिए, यहाँ पर कितना होना चाहिए 60 डिग्री। देखिए 60 बनेगा। उन दो त्रिज्याओं के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचनी चाहिए जिनके बीच का कोण कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर 120 डिग्री। कैसे होगा? देखो ये दोनों कोण यहाँ पर देखो 60 दिया ही है, बी और कोण ओ, कोण बी जो है और प्लस कोण ओ जो है वो बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के। अब यहाँ आपको 60 दिया है तो क्या करोगे, 180 से 60 घटाओगे 120 आ जाएगा। ऐसे समझ जाइए। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, क्या है, संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या है 2 मात्रक, 4 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक और 7 मात्रक। इस तरह से सवाल आपको हम लगवाए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब इसकी क्षेत्रफल और परिमाप, वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब उनका जो फार्मूला है दोनों का, क्या वृत्त का परिमाप या परिधि कहें तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और परिमाप या परिधि की बात करें होता है 2 पाई आर। देखिए आ गया आपका आंसर, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, आर बराबर आ गया 2 मात्रक। कितना आ गया, 2 मात्रक। तो इस तरह से आपका सवाल नंबर जो है 17 का ऑप्शन नंबर कौन सही है, ए नंबर सही है। 18 नंबर की बात करें, लिखा एक साहुल। साहुल क्या होता है, जो राजमिस्त्री लोग दीवार उठाते हैं तो उसको चेक करते हैं कि हमारी दीवार सीधी जा रही है टेढ़ी जा रही है ना, कुछ इस प्रकार से होता है उनका सवाल। ये इस प्रकार से होता है, यहाँ पर धागा लगा होता है ना। तो उन्होंने बताया है कि एक साहुल निम्नलिखित का संयोजन होता है। किस प्रकार का होता है, ए नंबर शंकु और एक बेलन। देखिए शंकु और एक बेलन नहीं, एक अर्धगोला और एक शंकु, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए एक अर्धगोला होता है और एक क्या होता है, नीचे शंकु होता है। सी नंबर कह रहा है शंकु और छिन्नक, तो छिन्नक इसमें है ही नहीं। और डी नंबर कह रहा है गोला और बेलन नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, बी नंबर, जिसमें आपका क्या है, ऊपर अर्धगोला है, नीचे क्या है, एक शंकु है। तो ये 18 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी सही है। यहां तक 18 तक आपको समझ में आया। देखिए इसका 19वां नंबर क्वेश्चन, ये सवाल नंबर जो है 19, सवाल नंबर 19 में क्या है कि 1 से 19 तक, सवाल नंबर 19 कह रहा है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। देखिए एक सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए सवाल नंबर 20 की अगर हम बात करें, लिखा 10 व्यक्तियों के भारों का समांतर माध्य लिखा है कितना, 45.6 किलोग्राम। उनके भारों का योगफल ज्ञात करिए, दोनों का मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई कराएंगे 10 को 45.6 से, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसको हम फार्मूला अगर पकड़ के चले तो उसके लिए आपको फार्मूला हम लिखाए थे क्या, समांतर माध्य बराबर ऊपर क्या होता था, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, और नीचे में क्या होता था, सिग्मा एफ आई, जिसमें हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 10 और इसकी वैल्यू दे रखी है कितना, 45.6, और इसकी वैल्यू हमें निकालना है, तो इसको इसे रहने दीजिए, है ना। और बटे में हम लगा देंगे क्या 10, और बटे में करेंगे 1, मारेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और हमारा आ जाएगा, जैसे 10 से गुणा कराएंगे पॉइंट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 456। यही योगफल है ना। तो उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर 20 तक समझ में आया। तो बस आज के लिए इतना ही है। 20 क्वेश्चन को हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें, जो इस 2023 के 10 में जो है गणित में आने वाले क्वेश्चन हैं। लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से फंसने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो क्या करिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आपका कोई मित्र इस 20 क्वेश्चनों से वंचित ना रह पाए और वो बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर कवर कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।